एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आरआरबी टीचिंग रिक्रूटमेंट यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने टीचर्स की कुछ वैकेंसीज निकाली हैं। ठीक है, तो जो टीजीटी पोस्ट और पीजीटी पोस्ट के लिए जिन बच्चों ने अप्लाई किया है, उन बच्चों के लिए प्रोफेशनल एबिलिटी वाला सेक्शन रहेगा। सभी के लिए कॉमन है, चाहे टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं। ठीक है, हर एक के लिए ये कॉमन है। प्रोफेशनल कोई भी सब्जेक्ट हो, सब में ये प्रोफेशनल एबिलिटी वाला सेक्शन कॉमन रहेगा। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल एबिलिटी जो 50 मार्क्स की आप लोगों से पूछी जाएगी, यानी कि टोटल 100 नंबर का पेपर रहेगा, जिसमें से 50 नंबर की तो प्रोफेशनल एबिलिटी ही पूछी जाएगी। ठीक है, तो प्रोफेशनल एबिलिटी का सिलेबस मैंने डिस्कस कर लिया है, इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुकी हूँ, पहली क्लास भी मैं आप लोगों के लिए डाल चुकी हूँ, जिसमें हमने न्याय फिलॉसफी और वैशेषिक फिलॉसफी को डिस्कस किया था। आज ये दूसरी क्लास रहेगी, जिसमें हम सांख्य और योगा फिलॉसफी को डिटेल में समझेंगे, और वीडियो के लास्ट में इन दोनों फिलॉसफीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं सांख्य फिलॉसफी की। तो देखिए, कई जगह आपको इसके नाम से पजल नहीं हो रहा है कि ये SAMKHYA क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम प्रोनाउंस सांख्य ही करेंगे। कई जगह आपको SANKHYA मिलेगा, कई जगह आपको SAMKHY, तो दोनों ही करेक्ट हैं। कभी भी आपको पजल नहीं होना है इसके नाम को देखकर कि भाई ये समाख्या लिखा हुआ है या क्या है। ठीक है, तो ये सांख्य ही है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? सांख्य का मतलब क्या होता है? संख्या। सांख्य मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि संख्या की बात हो रही है, नंबर की बात हो रही है, इन्यूमरेशन और काउंट की बात हो रही है, जिसमें सिस्टमेटिक एनालिसिस पर एम्फसाइज किया जाता है। एक और मतलब होता है सांख्य फिलॉसफी का। सांख्य का मतलब राइट नॉलेज। किसकी राइट नॉलेज? पुरुष और प्रकृति के बारे में राइट नॉलेज की बात की गई है इसमें। अब सांख्य फिलॉसफी के जो फाउंडर है वो कौन है? महर्षि कपिल। जिन्होंने क्या लिखा? जो टेक्स्ट लिखा गया सांख्य फिलॉसफी का, उसका नाम क्या है? सांख्य सूत्र। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है? कपिल मुनि के द्वारा। सांख्य इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। मतलब सबसे पुराना आप लोगों से पूछा जाता है कि भी कौन सा दर्शन है, तो सांख्य फिलॉसफी है। ठीक है, और बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही प्रमुख हम इसको कहेंगे, इंडियन स्कूल्स में बहुत ही प्रोमिनेंट स्कूल माना गया है। तो सांख्य फिलॉसफी का नेचर क्या है? यानी कि ये ड्यूलिस्टिक फिलॉसफी है। दो की बात की गई है इसमें, दो रियलिटीज की बात की गई है। कौन कौन सी? पुरुष और प्रकृति। अब ये पुरुष और प्रकृति क्या है, इनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुरुष की। पुरुष क्या है? ठीक है, तो पुरुष क्या है? देखिए, पुरुष एक संस्कृत टर्म है जिसका मतलब क्या है? स्पिरिट, सोल और कॉन्शियसनेस। ठीक है, वो आदमी वाला पुरुष की बात नहीं हो रही है यहां पर। पुरुष का मतलब क्या है? स्पिरिट, सोल, कॉन्शियसनेस, मतलब आत्मा की बात की जा रही है। ये एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है रियलिटी का, जो रिप्रेजेंट करता है कि भाई ये बिल्कुल प्योर और अनचेंजिंग एसेंस है यूनिवर्स का। पुरुष को अगर डिस्क्राइब करें तो वो विटनेस और ऑब्जर्वर है प्रकृति का। प्रकृति में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनसे वो अनअफेक्टेड है, उस पर कोई भी किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। इसको हम क्या कहेंगे कि स्पिरिट, सोल और कॉन्शियसनेस की बात की जा रही है। किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता। वेदांत फिलॉसफी में पुरुष को आत्मा या ब्रह्म के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, यानी कि वंस ट्रू नेचर। ठीक है, सांख्य फिलॉसफी में पुरुष को मेल एनर्जी के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि वेदांत फिलॉसफी में पुरुष को किससे रेफर किया जाता है, तो आत्मा या ब्रह्म की बात की गई है, मतलब वंस ट्रू नेचर। और सांख्य फिलॉसफी में मेल एनर्जी के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। इसके बाद बात करते हैं प्रकृति की। प्रकृति क्या है? प्रकृति भी एक संस्कृत टर्म है जिसका मतलब है नेचर या मैटर, मतलब मटेरियल एस्पेक्ट है रियलिटी का। ठीक है, जितने भी ऑल फिजिकल ऑब्जेक्ट, जितने भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? प्रकृति के अंतर्गत। तो प्रकृति को किस तरह से डिफाइन किया जाता है? यानी कि एक एनर्जी के रूप में इसको डिफाइन किया जाता है। प्रकृति is constantly changing and evolving and it is the source of all diversity and multiplicity in the universe। भाई प्रकृति लगातार चेंज हो रही है, इवोल्व हो रही है, यानी कि जितनी भी यूनिवर्स में डाइवर्सिटी, मल्टीप्लिसिटी है, उसका सोर्स क्या है? प्रकृति है। ठीक है, मतलब जो भी सबका कारण कौन है? प्रकृति है। वेदांत फिलॉसफी में इसको माया से रिप्रेजेंट किया गया है, और सांख्य फिलॉसफी में प्रकृति को फीमेल एनर्जी के रूप में रिफर्ड किया जाता है। ठीक है, अब ये जो प्रकृति है इसकी 3 प्राइमरी क्वालिटीज हैं, इसके 3 गुणाज हैं। कौन कौन से गुण की बात की गई है? सत्व, रजस और तमस। अब सत्व का मतलब क्या है? जो प्योरिटी, बैलेंस, क्लैरिटी से रिलेटेड है, बिल्कुल सात्विक है। ठीक है, रजस का मतलब एक्टिविटी, एनर्जी, पैशन, यानी कि व्यक्ति जब अपने काम में लगा पड़ा है, बिल्कुल अपने गोल को परस्यू करने के लिए लगा पड़ा है,
पैशन, एक्टिविटी, एनर्जी की बात की गई है। तमस का मतलब इनर्शिया, डार्कनेस, कंफ्यूजन की अवस्था है, बिल्कुल घोर अंधकार की अवस्था है। ठीक है, अब इनकी कलर भी आपको पता होना चाहिए कि सत्व को जो है व्हाइट कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है, रजस को रेड कलर से और तमस को ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कलर भी पूछ लिए जाते हैं। अब बात करेंगे इवोल्यूशन यानी कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, विकासवाद जिसको कहा गया है कि भाई ये जो विकास का सिद्धांत है वो क्या है। ठीक है, ये सांख्य फिलॉसफी की एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसको विकासवाद के नाम से भी जाना जाता है। और जो सांख्य फिलॉसफी है इसको संख्या से रिप्रेजेंट किया गया है, यानी कि इसको नंबर्स की फिलॉसफी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सांख्य फिलॉसफी को, ये पूछा जा सकता है कि भाई नंबर्स की फिलॉसफी किसको कहा जाता है, सांख्य, योगा, वेदांत, कोई भी 4 ऑप्शन दे देंगे तो सांख्य फिलॉसफी को कहा जाता है। क्योंकि संख्या की बात की गई, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 25 एलिमेंट्स हैं, जो कि अभी हम ये जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन करेंगे इसमें मैं सारे के सारे एलिमेंट्स आप लोगों को बताऊंगी। तो सांख्य फिलॉसफी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, फिलॉसफी ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबर्स की फिलॉसफी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें 25 फंडामेंटल कैटेगरीज की बात की गई है, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। इनको पंचविंशति भी कहा जाता है। पंचविंशति एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है 25। ठीक है, अब ये जो कैटेगरीज हैं, दीज कैटेगरीज रिप्रेजेंट बोथ पुरुष एंड प्रकृति इन अ सिस्टमेटिक मैनर, यानी कि ये जो कैटेगरीज हैं, जो 25 कैटेगरीज हम आगे डिस्कस करेंगे, ये पुरुष और प्रकृति को एक सिस्टमेटिक मैनर में रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, कैसे करती हैं इनको हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी एलिमेंट्स क्या है, पुरुष। पहला एलिमेंट क्या है, पुरुष। ये जो 25 एलिमेंट्स है उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पहला पुरुष है। पुरुष का मतलब स्पिरिट, आत्मा या कॉन्शियसनेस की बात हो रही है, जो कि अनचेंजिंग है, इटरनल है, कॉन्शियसनेस है। ये पुरुष की करैक्टरिस्टिक्स भी है कि भाई पुरुष की आपसे करैक्टरिस्टिक पूछी जा सकती है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई वो अनचेंजिंग है, इटरनल है, कॉन्शियसनेस है। प्रकृति क्या है, जितना भी क्रिएशन है उन सब का रूट कोज क्या है, प्रकृति है, जिसको हम मैटर से रिप्रेजेंट करते हैं। वो वाली प्रकृति नहीं जो नेचर की हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे आसपास का नेचर है। ठीक है, फूल पौधे जो प्रकृति में हम दिमाग में बैठा के चलते हैं, वो वाली प्रकृति नहीं, मैटर। ठीक है, जो फिजिकल एस्पेक्ट। तो सांख्य फिलॉसफी में 2 प्राइमरी एलिमेंट्स हैं, पुरुष और प्रकृति। ठीक है, दोनों को हमने समझ लिया। अब इन दोनों का रोल क्या है, पुरुष और प्रकृति का क्या रोल है। देखिए, प्रकृति क्या है, मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट की बात की गई। नेचर से आप वो वाला नेचर मत समझ लीजिएगा। ठीक है, मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट की बात की गई है, जो कि अकेली संसार को क्रिएट नहीं कर सकती। पुरुष क्या है, सॉल। ठीक है, आत्मा की बात की गई है, जो कि इनएक्टिव है। लेकिन प्रकृति क्या है, एक्टिव है। पुरुष भी अपने आप अकेला संसार को क्रिएट नहीं कर सकता। अब द वर्ल्ड इज क्रिएटेड, अब ये संसार कैसे क्रिएट हुआ, व्हेन प्रकृति एंड पुरुष कम इन क्लोज कॉन्टेक्ट कॉजिंग डिस्टर्बेंस इन प्रकृति गुणास क्वालिटीज। भाई जब पुरुष और प्रकृति आपस में क्लोज कॉन्टेक्ट में आए तो जो प्रकृति की 3 गुण है, सत्व, रजस और तमस, उनमें डिस्टर्बेंस होती है। तो जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है वो कैसे होता है कि भाई पुरुष और प्रकृति के बीच में डिस्टर्बेंस होता है। प्रकृति के 3 गुणास में कुछ चेंजेस आते हैं, यानी कि कभी सत्व रजस के ऊपर हावी होता है, कभी रजस तमस के ऊपर हावी होता है। तो उसके कारण जो डिस्टर्बेंस होता है उससे इवोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और ये जो प्रोसेस होता है इवोल्यूशन का, इसका पूरा का पूरा एक सर्टेन ऑर्डर है कि सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आता है, उसके बाद कौन सा आता है, कौन सा आता है। तो कौन सा सर्टेन ऑर्डर है, मतलब क्या है, सृजन का जो क्रम है, ऑर्डर है, वो क्या है। तो पहला एलिमेंट क्या है, पुरुष है, जो कि अनचेंजिंग है, इनएक्टिव है। दूसरा क्या है, प्रकृति है, जो कि एक्टिव है, इवॉल्विंग है। ठीक है, अब उन दोनों के कॉम्बिनेशन से पहला एलिमेंट जो बनकर आता है, क्योंकि पुरुष तो क्या है, अनचेंजिंग है, इनएक्टिव है, तो हम ज्यादातर क्या कहते हैं कि प्रकृति का पहला प्रोडक्ट क्या है, प्रकृति का पहला प्रोडक्ट है बुद्धि। ठीक है, कई जगह आपको मिल जाएगा पुरुष और प्रकृति का कॉम्बिनेशन से जो पहला प्रोडक्ट निकल कर आता है वो बुद्धि है। तो पजल नहीं होना है। ठीक है, प्रकृति का भी कह सकते हैं, या पुरुष और प्रकृति से जो पहला एलिमेंट निकल कर आता है वो क्या है, बुद्धि है, इंटेलेक्ट है। ठीक है, जो कि क्या करता है, डिसीजन मेकिंग और रीजनिंग में हेल्प करता है। ठीक है, अब बुद्धि से दूसरा एलिमेंट क्या निकल कर आता है, अहंकार, यानी कि ईगो, सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी। तीसरा, अहंकार से मनस, मनस क्या करता है, ऑर्गेनाइज एंड प्रोसेसेस सेंसरी इनपुट्स, यानी कि किस तरह से आप चीजों को परसीव कर रहे हैं। ठीक है, इन तीनों ही एलिमेंट्स को मैंने थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में इंक्लूड कर दिया है। बुद्धि पहला एलिमेंट प्रकृति का क्या है, यानी कि इवोल्यूशन का पहला स्टेप क्या है, बुद्धि, जो कि डिसीजन मेकिंग और रीजनिंग में हेल्प करती है। ये क्या
क्या है, इट इज मेनली कंपोज्ड बाय सत्व, प्योरिटी से रिलेटेड है, ठीक है। महत से दूसरा एलिमेंट क्या निकल कर आता है, अहंकार। अहंकार का मतलब ईगो, यानी कि सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी। भाई जब आदमी में बुद्धि आ जाती है तो उसमें अहंकार आ जाता है। अब ये जो अहंकार है ये प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस के साथ मिलकर काम करता है। तो जब अहंकार अपनी सात्विक एस्पेक्ट में होता है तो कौन कौन से इवोल्यूशन होता है, कौन कौन से एलिमेंट्स इवोल्व होते हैं। तो जब सात्विक अवस्था में अहंकार होता है तो मनस, ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया, ठीक है, यानी कि मनस और ज्ञानेंद्रिया 5 है और कर्मेंद्रिया भी 5 है, ये एलिमेंट्स इवोल्व होते हैं। लेकिन जब अहंकार तमस एस्पेक्ट में होता है तो तन्मंत्रास यानी कि सटल एलिमेंट्स इवोल्व होते हैं। इनको आगे हम डिस्कस करें। तो अहंकार जब सात्विक अवस्था में होता है तो पहला एलिमेंट क्या निकलता है, मनस। मनस का मतलब माइंड, जो कि सेंसरी डाटा को प्रोसेस करने में और चीजों को परसीव करने में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा क्या बताया था हमने, सेंस ऑर्गन्स की बात की थी, ज्ञानेंद्रियां, ठीक है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां है, कौन कौन सी, ईयर, स्किन, आई, टंग और नोज, सभी का क्या फंक्शन है हमें पता ही है, ठीक है। 5 कर्मेंद्रियां हैं, कौन कौन सी है, माउथ है, हैंड, लेग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स एक्सपेलिंग द वेस्ट, मतलब बॉडी में जो भी वेस्ट है उसको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। तो जब अहंकार सात्विक अवस्था में होता है तो कौन कौन से एलिमेंट्स इवोल्व होते हैं, मनस, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। लेकिन जब अहंकार अपनी तमस एस्पेक्ट में होता है तो ये 5 सटल एलिमेंट्स इवोल्व होते हैं, जिनको हम तन्मंत्रास भी कहते हैं। कौन कौन से, साउंड, टच, फोम, टेस्ट और स्मेल। हिंदी में हम साउंड को क्या कहेंगे, शब्द, टच को क्या कहेंगे, स्पर्श, फोम को रूप, टेस्ट को रूप, रस और गंध, ठीक है। क्या क्या हो गया, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अब ये जो 5 सटल एलिमेंट्स हैं उनसे आगे 5 ग्रोस एलिमेंट्स इवोल्व होते हैं। देखिए ग्रोस एलिमेंट्स कहां से किससे निकल कर आते हैं, ये जो तन्मंत्रास है इनसे 5 ग्रोस एलिमेंट्स इवोल्व होते हैं, जिनको महाभूतास कहा गया है। किस क्या क्या है ये 5 एलिमेंट, आकाश, वायु, अग्नि, अप्स, अप्स का मतलब पानी और पृथ्वी, ठीक है। आकाश, वायु, अग्नि, पानी और पृथ्वी, ये क्या है, महाभूतास है, ठीक है। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, पहला है पुरुष, दूसरा है प्रकृति, उसके बाद क्या है, बुद्धि, अहंकार, मनस और 10 सेंस और एक्शन ऑर्गन्स, ठीक है। और 5 सटल एलिमेंट्स और 5 ग्रोस एलिमेंट्स। टोटल आप काउंट करेंगे तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, 25 एलिमेंट। तो ये जो 25 एलिमेंट्स है ये क्या एक्सप्लेन करते हैं, क्रिएशन, इवोल्यूशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्स। भाई संसार किस तरह से क्रिएट हुआ है, किस तरह से इवोल्व हुआ है, उसका किस तरह से उसकी फंक्शनिंग है, ठीक है। उस सारी चीजों को कौन एक्सप्लेन करता है, ये 25 एलिमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक इमेज की फॉर्म में मैंने डाल दिया है, क्योंकि यहाँ से मैं आप लोगों को कॉज और इफेक्ट रिलेशन बताने वाली हूँ, वहां से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो पहला एलिमेंट है पुरुष, दूसरा है प्रकृति। पुरुष और प्रकृति, ठीक है, दोनों के कॉम्बिनेशन से बताया हुआ है कि कौन सा एलिमेंट निकल कर आता है, महत। कई बार आपको प्रकृति का भी मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि पुरुष तो क्या है, अनचेंजिंग है, तो इसलिए कई बार कह देते हैं कि प्रकृति का पहला एलिमेंट कौन सा है, महत, या पुरुष और प्रकृति का पहला एलिमेंट कौन सा है, वो भी होगा महत, ठीक है। तो पजल नहीं होना है। तो पुरुष और प्रकृति का पहला एलिमेंट महत, महत से आगे क्या निकल कर आता है, अहंकार। अब ये जो अहंकार है प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के साथ मिलकर काम करता है, यानी कि सत्व अहंकार, रजस अहंकार और तमस अहंकार। भाई जब रजस अहंकार में तो कोई भी किसी प्रकार का इवोल्यूशन नहीं होता, लेकिन जब सत्व अवस्था में अहंकार अपनी सात्विक अवस्था में होता है तो ये 3 एलिमेंट्स आगे निकल कर आते हैं, कौन कौन से, मनस, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। रजस में कोई किसी प्रकार का इवोल्यूशन नहीं होता। अब जब अहंकार अपनी तमस अवस्था में होता है तो ये 5 तन्मंत्रास निकल कर आते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ठीक है, साउंड, टच, फोम, फ्लेवर और स्मेल। अब ये जो 5 तन्मंत्रास है इनसे फर्दर इवोल्यूशन क्या होता है, इनसे ये 5 ग्रोस एलिमेंट्स निकल कर आते हैं, जिनको हम पंच महाभूतास कहते हैं, भूतास कहते हैं, महाभूतास। कौन कौन से, इत्र, एयर, फायर, वाटर और अर्थ। अब ये जो इमेज मैंने इंक्लूड की है इसका मकसद क्या था कि मैं यहां से आप लोगों को कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप समझा सकूं। अब देखिए पहला एलिमेंट क्या है, पुरुष। तो पुरुष क्या है, ना ही कॉज है ना ही इफेक्ट है। भाई ये क्या है, इनएक्टिव है, अनचेंजिंग है, ठीक है, तो ना ही कॉज है ना ही इफेक्ट है। पुरुष क्या है, ना कोज है ना इफेक्ट है। प्रकृति क्या है, जितना भी इवोल्यूशन हो रहा है आगे उन सब का रूट काज, मतलब जितना भी क्रिएशन है उन सब का रूट कोज क्या है, प्रकृति है। तो प्रकृति क्या है, कॉज ओनली। पुरुष क्या है, नीदर कॉज नॉर
इफेक्ट। अब आगे क्या है, प्रकृति से कौन सा एलिमेंट निकल कर आ रहा है, पुरुष और प्रकृति की कॉम्बिनेशन से महत, ठीक है। पुरुष तो अनचेंजिंग है, तो ना ही कॉज है ना ही इफेक्ट है, ठीक है। तो प्रकृति से जो एलिमेंट आगे निकल कर आ रहा है वो क्या है, महत। तो अब ये जो महत है, महत से आगे क्या निकल कर आ रहा है, अहंकार, ठीक है। क्योंकि महत क्या, अब महत क्या है भाई, प्रकृति से निकला है तो इफेक्ट तो होगा ही होगा, ठीक है। अब ये इससे महत से आगे फर्दर इवोल्यूशन हो रहा है, तो महत महत क्या होगा, कॉज भी होगा। तो ये क्या है, कॉज और इफेक्ट दोनों है, यानी कि जिस भी एलिमेंट से आगे इवोल्यूशन हो रहा है वो कॉज और इफेक्ट दोनों होगा, ठीक है। अब अहंकार क्या है, अब महत से अहंकार निकल कर आ रहा है तो इफेक्ट तो होगा ही होगा। आगे अहंकार से फर्दर इवोल्यूशन हो रहा है तो ये क्या होगा, कॉज भी होगा। तो महत और अहंकार क्या होगा, कॉज और इफेक्ट दोनों होंगे, ठीक है। पुरुष क्या है, ना ही कॉज है ना ही इफेक्ट है। प्रकृति सभी जितना भी क्रिएशन है उन सब का रूट कॉज क्या है, यानी कि सिर्फ कॉज है प्रकृति। महत क्या है, कॉज भी है और इफेक्ट भी है, क्योंकि इससे आगे फर्दर इवोल्यूशन हो रहा है। अहंकार भी क्या है, कॉज भी है और इफेक्ट भी है। अब अहंकार से क्या निकल कर आ रहा है, मनस, ठीक है। तो मनस से तो कोई फर्दर इवोल्यूशन नहीं हो रहा, तो मनस क्या होगा, सिर्फ इफेक्ट होगा ये। और ये क्या है, ज्ञानेंद्रिया भी क्या होगा, सिर्फ इफेक्ट, क्योंकि इनसे फर्दर कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा। और कर्मेंद्रिया, ये क्या होंगे, तीनों क्या होंगे, तीनों इफेक्ट होंगे। इसके बाद आता है कि भाई जब अहंकार तमस अवस्था में होता है तो क्या इवोल्यूशन होता है, ये तन्मंत्रास निकल कर आते हैं। तो अहंकार से क्या निकल कर आ रहे हैं, तन्मंत्रास। तो अहंकार तो कॉज और इफेक्ट है, और तन्मंत्रास से आगे फर्दर इवोल्यूशन क्या हो रहा है, 5 महाभूतास निकल कर आ रहे हैं। तो ये जो तन्मंत्रास है ये कॉज भी होगा और इफेक्ट भी होगा। इफेक्ट क्यों होगा, क्योंकि अहंकार से निकल कर आया तो इफेक्ट तो होगा ही होगा। कॉज किस लिए होगा, क्योंकि इससे आगे फर्दर इवोल्यूशन हो रहा है, तो ये कॉज और इफेक्ट दोनों होगा। और उसके बाद महाभूतास, ये क्या होंगे, सिर्फ इफेक्ट होंगे, क्योंकि इससे आगे फर्दर इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो यहां पर आई होप कि समझ आ गया होगा, पुरुष ना ही कॉज है ना ही इफेक्ट है। प्रकृति सभी का रूट कॉज क्या है, सभी का कारण क्या है, कॉज ओनली प्रकृति है। महत, अहंकार और क्या आ गया, तन्मंत्रास, ठीक है। ये तीनों क्या होंगे, कॉज और इफेक्ट होंगे। मनस, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया और महाभूतास, ये सिर्फ इफेक्ट होंगे। ये आगे मैंने इंक्लूड भी कर दिया है कि कॉज ओनली में क्या आएगा, सिर्फ प्रकृति है। इफेक्ट में क्या आ जाएगा, 5 सेंस ऑर्गन्स, 5 कर्मेंद्रिया यानी कि जो मोटर ऑर्गन्स है, मनस और 5 ग्रोस एलिमेंट जिनको हम महाभूतास कहेंगे। दोनों कॉज और इफेक्ट में क्या क्या आएगा, महत, अहंकार और सटल एलिमेंट्स, ठीक है। नीदर कॉज नॉर इफेक्ट में क्या आ जाएगा, पुरुष। तो आई होप कि कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो ये मेन चीजें सांख्य थ्योरी की आपको समझ आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे एजुकेशन अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलॉसफी। भाई एम्स के बारे में क्या कहा है, एजुकेशन के एम्स, मेथड, डिसिप्लिन के बारे में सांख्य फिलॉसफी में क्या कहा गया है। तो एम्स की अगर बात करें तो लिबरेशन मॉक्स की बात की गई है कि भाई बच्चों में राइट नॉलेज को डेवलप करें, कि भाई पुरुष और प्रकृति के बीच में डिफरेंस क्या है उसको वो समझ पाए, ठीक है। उसके बीच में राइट नॉलेज को वो समझ पाए। इस तरह की राइट नॉलेज बच्चों में डेवलप करनी है। सेल्फ अवेयर उनको करना है। बैलेंस डेवलपमेंट, कल्टीवेटिंग इंटेलेक्चुअल ईदर वैल्यूज एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, मतलब बच्चों का बैलेंस डेवलपमेंट होना चाहिए, न केवल उनका फिजिकल बल्कि इमोशनल वैल्यूज, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बच्चों की होनी चाहिए। इसके बाद है करिकुलम। तो करिकुलम में उन्होंने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के साथ साथ, यानी कि जो स्क्रिप्चर्स है, जो फिलोसफिकल टेक्स्ट है, उसकी स्टडी के साथ साथ बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। उनमें ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, मेडिटेशन फॉर सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल ओवर द गुनाज, यानी कि इसमें योगा, फिलॉसफी, इथिक्स, होलिस्टिक ग्रोथ के लिए ये सारे सब्जेक्ट्स भी होने चाहिए। थ्योरेटिकल नॉलेज भी बच्चों को दी जानी चाहिए और प्रैक्टिकल नॉलेज वाले सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड होने चाहिए करिकुलम में। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ टीचिंग। देखिए टीचिंग मेथड्स में उन्होंने डायलॉग और डिस्कशंस, मेडिटेशन एंड रिफ्लेक्शन, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज की बात की है, ठीक है। इस तरह के मेथड्स का यूज किया जाना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे रोल ऑफ अ टीचर। तो टीचर का रोल एज अ गाइड होना चाहिए। हेल्प स्टूडेंट्स डिस्टिंग्विश पुरुषा फ्रॉम प्रकृति, क्वालिटीज ऑफ अ टीचर। भाई मतलब बच्चों को राइट नॉलेज प्रोवाइड कर सके, गाइड के रूप में बताया गया है। तो टीचर की क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए, प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ फिलॉसफी एंड प्रैक्टिकल विजडम, कंपैशनेट येट डिसिप्लिन्ड इन अप्रोच, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्लेस ऑफ अ स्टूडेंट। स्टूडेंट का रोल क्या होना चाहिए कि आइडियल होना चाहिए, ठीक है। मस्ट हैव अ डिसिप्लिन, क्यूरियोसिटी एंड फोकस ऑन सेल्फ रियलाइजेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी क्या होनी चाहिए, फॉलो द टीचर्स गाइडेंस एंड प्रैक्टिस इनर डिटैचमेंट। नेक्स्ट क्या है,
कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्कूल, स्कूल का कॉन्सेप्ट कैसा होना चाहिए, यानी कि इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो मस्ट प्रमोट पीस, बैलेंस एंड फोकस ऑन स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, यानी कि पीस, बैलेंस और स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ पर फोकस करें, इस तरह का स्कूल का इन्वायरमेंट होना चाहिए। स्ट्रक्चर में ये गुरुकुल पद्धति की बात करते हैं, गुरुकुल सिस्टम वेयर स्टूडेंट्स लिव विद टीचर्स फॉस्टरिंग डिसिप्लिन एंड डिटैचमेंट, यानी कि जैसे गुरुकुल पद्धति में जो बच्चे होते थे, वो जो शिष्य होता था गुरु के साथ ही रहता था, तो गुरुकुल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। सांख्य रिकमेंड्स अ हायर डिग्री ऑफ सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, भाई सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन की बात करते हैं। तो ये सांख्य फिलॉसफी को बिल्कुल डिटेल में मैंने आप लोगों को करवा दिया है, इतना अगर आप कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन सांख्य फिलॉसफी से रिलेटेड आपका छूट पाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे योगा फिलॉसफी की। तो देखिए योगा फिलॉसफी क्या है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है सांख्य फिलॉसफी का, यानी कि सांख्य दर्शन का व्यवहारिक पक्ष है, यानी कि अगर सांख्य फिलॉसफी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है तो योगा फिलॉसफी उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। ठीक है, ये बात कहाँ कही गई है, भगवत गीता में इसको बताया गया है। एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली वन पुरुषा, यानी कि ये जो योगा फिलॉसफी है ये क्या है, केवल एक पुरुष के अस्तित्व को स्वीकार करता है, लेकिन जो सांख्य फिलॉसफी है वो मल्टीपल पुरुषा की बात की गई है, उसमें मतलब मल्टीपल सेल्फ्स की बात की गई है। तो जो योगा फिलॉसफी है वो उसके जो प्रवर्तक हैं, मतलब किसके द्वारा दी गई है, महर्षि पतंजलि के द्वारा योग सूत्र लिखा गया है। ठीक है, योग सूत्र क्या है, इसका टेक्स्ट है योगा फिलॉसफी का। योगा क्या है, एक स्पिरिचुअल एफर्ट है जिसके द्वारा आप अपनी सेंस ऑर्गन्स, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्चुअल और ईगो पर कंट्रोल करके परफेक्शन को अटेन कर सकते हैं, यानी कि एक स्पिरिचुअल एफर्ट के रूप में इसको डिफाइन किया गया है। अब ये जो योगा फिलॉसफी है, महर्षि पतंजलि ने इसके लिए जो टेक्स्ट लिखा है वो योग सूत्र लिखा है। ठीक है, तो योग सूत्र को उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और हर पार्ट एक डिफरेंट एस्पेक्ट पर फोकस करता है। 4 पार्ट कौन कौन से हैं वो मेन आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से हैं नाम, एक तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए, सीक्वेंस आप लोगों से पूछी जा सकती है, समाधि पद, साधना पद, विभूति पद और कैवल्य पद। ठीक है, ये सीक्वेंस में ही होंगे। पहला कौन सा है, समाधि पद। समाधि पद किस पर फोकस करता है, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग योगा एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स, भाई योगा क्या है, योगा को समझने में और उसकी जो वेरियस फॉर्म्स क्या है उसके बारे में बताया गया है। दूसरा है साधना पद, इसमें क्या बताया गया है, एक्सप्लेन्स द रूट कॉजेज ऑफ ह्यूमन सफरिंग लाइक इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट एंड प्रोवाइड्स मेथड्स टू ओवरकम देम, भाई जो ह्यूमन सफरिंग है उसके रूट कॉजेज क्या है, ठीक है, और उनको ओवरकम कैसे किया जा सकता है उसके मेथड्स इसमें बताए गए हैं, किसमें, साधना पद में। इसके बाद है विभूति पद। देखिए विभूति पद में क्या डिस्क्राइब किया गया है कि भाई योगा के द्वारा आप किस तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज को अटेन कर सकते हैं। इसके बाद है कैवल्य पद, तो इसमें क्या बताया गया है, टॉक्स अबाउट लिबरेशन, कैवल्य एंड द यूनियन ऑफ द सोल विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, भाई कैवल्य के बारे में यानी कि लिबरेशन के बारे में बताया गया है और सोल का जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है उसके साथ किस तरह से यूनियन हो सकता है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये 4 योग सूत्र को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें इनमें मेन क्या है बस वो आपको पता होना चाहिए कि पहले पद में क्या बताया गया है, दूसरे में क्या, तीसरे में क्या और चौथे में क्या। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे 8 फोल्ड पाथ यानी कि अष्टांग योग की बात की गई है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के बारे में बताया। ठीक है, मतलब एक तरह से योगा फिलॉसफी का जिस्ट आप इसको समझ सकते हैं, कोर आप समझ सकते हैं कि मेन पार्ट है ये योगा फिलॉसफी का, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये 8 फोल्ड पाथ क्या है, पहला है यम। यम का मतलब कंट्रोल ओवर माइंड, बॉडी एंड स्पीच, आपका अपने मन, बॉडी और स्पीच के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। अब ये जो यम है ये 5 है, क्या क्या, अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस की बात की गई है, सत्य, ट्रूथफुलनेस, अस्तेय, अस्तेय का मतलब नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य का मतलब सेलिबेसी, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अपरिग्रह का मतलब नॉन पोजेशन। तो पहला क्या है यम, ये यम 5 है। दूसरा है नियम, नियम भी 5 बताए गए हैं। तो ये यम और नियम कितने कितने हैं, इनका सीक्वेंस भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, इनको याद कर लेना। ठीक है, नियम का मतलब क्या है, रूल्स फॉर गुड कंडक्ट, भाई अच्छा आचरण करने के लिए कुछ रूल्स बताए गए हैं कि कौन कौन से 5 रूल उन्होंने बताए हैं। सोच, सोच का मतलब क्लीनलीनेस, स्वच्छता का ध्यान रखना है। संतोष, संतोष का मतलब कंटेनमेंट, भाई आपको जो भी है आपके पास उसमें आपको संतोष रखना है। तपस, तप का मतलब पावर ऑफ टॉलरेंस, सहन शक्ति। स्वाध्याय का मतलब स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स, आपको शास्त्रों का अध्ययन भी करना है। ईश्वर परिधानम मतलब सरेंडर टू गॉड, ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाना। ठीक है, तो यम भी 5 है, नियम भी 5 है। ठीक है, नियम कौन कौन से हैं, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान।
इसके बाद तीसरा क्या है, आसन यानी कि पोस्चर्स या फिजिकल और मेंटल बैलेंस की बात की गई है। ठीक है, शरीर और मन के संतुलन के लिए आसन की बात की गई है कि भाई आप कौन से पोज में बैठे हुए हैं। ठीक है, लोटस पोज में है या कौन से पोज में बैठे हुए हैं। इसके बाद है प्राणायाम। ठीक है, जो प्राणायाम की हम बात करते हैं, कंट्रोल ऑफ ब्रीथ, अपनी सांसों पर नियंत्रण करना। तो इसमें ये 3 पार्ट्स बताए गए हैं। पहला है पूरक, दूसरा है कुंभक और तीसरा है रेचक। पूरक का मतलब क्या है, इनहेल, भाई सांस को आप अंदर ले रहे हैं। ठीक है, कुंभक का मतलब रिटेन कितनी देर कर रहे हैं ब्रीथ को, सांस को कितनी देर रोक रहे हैं, रोकना सांस को। और रेचक का मतलब एक्सहेल करना, श्वास को वापस छोड़ना। ठीक है, इनहेल जिस तरह से किया था उसी तरह से एक्सहेल करना। तो प्राणायाम के 3 पार्ट्स बताए गए हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। तो ये जो देखिए ये पॉइंट नहीं है, ये गलती से कई बार आ जाता है। ठीक है, ये क्या है, एक्सहेलिंग टाइम शुड मैच इनहेलिंग एंड रिटेंशन शुड बी हाफ ऑफ इनहेलिंग टाइम। ठीक है, मतलब कितनी देर आपको इनहेल करना है, एक्सहेल करना है। तो एक्सहेलिंग का जो टाइम है वो इनहेल के साथ, जिस तरह से आप इनहेल कर रहे हैं उसी तरह से एक्सहेल करना है। और जो रिटेन करना है, जो कुंभक है, मतलब सांसों को कितनी देर रोकना है, वो जितने टाइम आपने इनहेल किया था उसका हाफ होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब टर्निंग इनवर्ड कंट्रोलिंग पैशंस, मतलब अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना। धारणा, धारणा का मतलब फिक्सिंग माइंड ऑन एन ऑब्जेक्ट, जैसे मैं इस पेन की टिप पर अपना मतलब कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। ठीक है, ध्यान, ध्यान का मतलब डीप मेडिटेशन। ठीक है, समाधि लास्ट अल्टीमेट स्टेज है, अल्टीमेट सेसेशन ऑफ मेंटल मॉडिफिकेशन, मतलब चित्त की वृत्तियों का बिल्कुल निरोध कर देना। भाई बिल्कुल समाधि की अवस्था में व्यक्ति बिल्कुल प्योर ब्लिस की अवस्था में पहुंच जाता है, आनंद में अवस्था में पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, अष्टांग योग क्या है, पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, उसके बाद प्राणायाम। प्राणायाम के 3 पार्ट है, पूरक, कुंभक और रेचक। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये आपको सीक्वेंस में लर्न होने चाहिए। और यम भी 5 है, नियम भी 5 है। अब ये जो अष्टांग योग की हमने बात की, तो इसमें जो पहली 5 है, ठीक है, पहले 5 यानी कि कौन कौन से, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये किसके लिए हेल्प करते हैं, एक्सटर्नल प्रैक्टिस के लिए। और इसके बाद जो छठा, सातवां और आठवां, धारणा, ध्यान और समाधि, ये किसके लिए हेल्प करते हैं, लास्ट के 3 इंटरनल प्रैक्टिस। तो योगा फिलॉसफी में भी ये अष्टांग योग को तो आपको बिल्कुल लर्न कर लेना है। इसके बाद बात करेंगे योगा फिलॉसफी में 5 तरह के क्लेश की बात की गई, 5 क्लेश। आज कौन कौन से हैं, अविद्या, अविद्या का मतलब इग्नोरेंस, कि भाई आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, अज्ञान। ठीक है, अस्मिता का मतलब ईगोइज्म, अहंकार आ गया। राग का मतलब आसक्ति, अटैचमेंट होना। द्वेष का मतलब किसी से घृणा करना, नफरत करना। और अभिनिवेश का मतलब क्या है, क्लिंजिंग टू लाइफ एंड फियर ऑफ डेथ, यानी कि आपको अपने जीवन से बहुत अधिक मोह है और आपके दिमाग में डर है। ठीक है, कि कहीं मैं मर ना जाऊं, मुझे कुछ हो ना जाए। ठीक है, तो ये 5 क्लेश के कारण बताए गए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे एजुकेशन एंड योगा फिलॉसफी। तो एम्स की सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई योगा फिलॉसफी के अकॉर्डिंग एजुकेशन के एम्स कैसे होनी चाहिए। ठीक है, तो योगा फिलॉसफी क्या कहती है कि बच्चे का कंप्लीट डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो कंप्लीट मतलब उसकी पर्सनैलिटी का कंप्लीट डेवलपमेंट का मतलब उसका फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात की गई, सभी एस्पेक्ट्स का डेवलपमेंट। इसके बाद बात करेंगे रोल ऑफ द टीचर एंड रोल ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, तो टीचर का रोल कैसा होना चाहिए, ग्रेट इंपोर्टेंस टू टीचर, भाई टीचर को बहुत महत्ता दी गई है, न केवल थ्योरिटिशियन बल्कि एक डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में भी होना चाहिए कि भाई बच्चों को वो चीजें करके दिखाएं। अब स्टूडेंट का कैसा रोल होना चाहिए, स्टूडेंट का रोल होना चाहिए कि वो अपने टीचर के प्रति सरेंडर हो जाए, उसको पूरा विश्वास होना चाहिए टीचर के ऊपर कि भाई जो भी टीचर समझाएगी, वो जो भी लर्निंग प्रोसेस उसका रहेगा उसके ऊपर उसको पूरा भरोसा होना चाहिए। योगा फिलॉसफी का मानना है कि भाई विदाउट अ टीचर इट इज डिफिकल्ट टू अचीव सक्सेस। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि भाई जो स्टूडेंट है वो एक बीज की तरह है और टीचर किसकी तरह है, गार्डनर की तरह है, कि भाई बिना गार्डनर के जो सीड है, यानी कि विदाउट गार्डनर्स गाइडेंस द सीड कांट ग्रो इनटू अ हेल्दी प्लांट। तो यही रोल है टीचर का कि भाई एक गार्डनर की तरह टीचर को माना गया है कि जैसे जो सीड है वो अच्छे से ग्रो, एक हेल्दी प्लांट में ग्रो नहीं हो सकता जबकि गार्डनर उसकी टेक केयर नहीं करेगा। तो वही रोल टीचर का माना गया है योगा फिलॉसफी। इसके बाद बात करेंगे करिकुलम और डिसिप्लिन की। ठीक है, तो करिकुलम के बारे में योगा फिलॉसफी में कहा गया है कि सिस्टम स्टैंड्स फॉर साइको फिजिकल ट्रेनिंग ऑफ ह्यूमन चाइल्ड, मतलब बच्चों को साइको फिजिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए। लिटरेचर ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चों में इंटरेस्ट को अराउज करे। ठीक है, इंटरेस्ट पैदा करे। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की बात की है जैसे मेडिसिन हो गया, क्लिनिकल साइकोलॉजी, सोशल साइंसेस। ठीक है, इस तरह के सब्जेक्ट भी इंक्लूड होने चाहिए। योगा फिलॉसफी अप्रूव्स ऑल दो सब्जेक्ट्स विच डील विद ह्यूमन फिजियोलॉजी, मतलब उन सभी सब्जेक्ट्स को अप्रूव करती है जो ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। डिसिप्लिन की अगर हम बात करें तो योगा फिलॉसफी में क्या कहा गया
है डिसिप्लिन इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस। बाय डिसिप्लिनिंग द बॉडी एंड माइंड इंडिविजुअल्स कल्टिवेट सेल्फ कंट्रोल एंड पेव द वे फॉर पर्सनल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। भाई डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन के द्वारा यानी कि बॉडी और माइंड जब डिसिप्लिन में रहेगी तो जो भी इंडिविजुअल है वो सेल्फ कंट्रोल मतलब अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल को कल्टीवेट कर सकता है और पर्सनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ उसकी बेहतर हो सकती है। तो ये योगा फिलॉसफी को हमने बिल्कुल डिटेल में समझा। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। दोनों फिलॉसफीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है हु इज द फाउंडर। देखिए फाउंडर तो आपको सभी का पता होना चाहिए। सांख्य फिलॉसफी के फाउंडर कौन है? पतंजलि, कपिल, कन्नड़ा या गौतम? तो कौन है? महर्षि कपिल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्य फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ रियलिटी, मतलब किस तरह की रियलिटीज की बात की गई है सांख्य फिलॉसफी में? तो कौन कौन सी? मोनोइज्म, ड्यूअलिज्म, प्लूरलिज्म या नॉन ड्यूअलिज्म? तो किस तरह की? दो तरह की रियलिटीज, पुरुष और प्रकृति, ड्यूअलिज्म की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलॉसफी हाउ मेनी अल्टीमेट रियलिटीज एग्जिस्ट? 1, 2, 3 और 4? तो कौन सी दो अल्टीमेट रियलिटीज है? पुरुष और प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ पुरुषा इन सांख्य फिलॉसफी? भाई पुरुष का क्या नेचर है? एक्टिव एंड मटेरियल, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि साथ साथ मैंने आप लोगों को बताई थी कि प्रकृति का क्या नेचर है, पुरुष का क्या नेचर है। एक्टिव एंड मटेरियल, इनएक्टिव एंड कॉन्शियस, बहुत एक्टिव एंड इनएक्टिव, नॉन एग्जिस्टेंट। तो पुरुष कैसा है? इनएक्टिव है, कॉन्शियस है। ठीक है, तो क्या होगा? इनएक्टिव एंड कॉन्शियस। प्रकृति की पूछी जाए तो प्रकृति क्या है? एक्टिव है, इवॉल्विंग है, चेंजिंग है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। प्रकृति इन सांख्य फिलॉसफी इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी गुणास? कितने गुणों से बनी हुई है? 2, 3, 5 या 7? कितने हैं? 3। कौन कौन से? सत्व, रजस और तमस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजेशन डज सांख्य फिलॉसफी सपोर्ट? भाई सांख्य फिलॉसफी मतलब कौन सी कॉजेशन की जो थ्योरीज हैं उसको सपोर्ट करती है? सत्कार्यवाद है, सत्कार्यवाद या आरंभवाद या विवर्तवाद? ठीक है, तो कौन से किसको मानती है? सत्कार्यवाद को मानती है। और न्याय फिलॉसफी में हमने किसको पढ़ा था? असत्कार्यवाद को मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द कॉज अकॉर्डिंग टू सांख्य? भाई सांख्य फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो इफेक्ट है वो कॉज में ही प्री एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सांख्य थ्योरी सत्कार्यवाद को सपोर्ट करती है, जो कि थ्योरी ऑफ कॉजेशन में हमने दो पढ़ी थी कि सांख्य थ्योरी ऑफ कॉजेशन जो कि सत्कार्यवाद को सपोर्ट करती है और न्याय थ्योरी ऑफ कॉजेशन असत्कार्यवाद को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो ये सांख्य थ्योरी क्या कहती है कि जो इफेक्ट है वो कॉज में ही प्री एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? इसको किस और नाम से जाना जाता है? परिणामवाद, विवर्तवाद, कशन भगनवाद और अनित्यवाद। तो क्या कहा गया है? इसको परिणामवाद कहा गया है। ठीक है, सत्कार्यवाद का दूसरा नाम क्या है? परिणामवाद। और असत्कार्यवाद का दूसरा नाम क्या था? आरंभवाद। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। स्लाइड्स में मैं साथ साथ इंक्लूड करते हुए चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्क्रिप्चर ऑफ सांख्य फिलॉसफी वाज रिटन बाय ईश्वर कृष्णा? देखिए ये मैं वहां पर स्लाइड में इंक्लूड नहीं कर पाई थी, तो कुछ चीजें जो वहां पर रह जाती है क्वेश्चंस के थ्रू पता चल जाती है, तो क्वेश्चंस को भी साथ साथ आपको करते हुए चलना है। ईश्वर कृष्णा ने सांख्य फिलॉसफी के बारे में कुछ लिखा था, मतलब उन्होंने कौन सा स्क्रिप्चर लिखा था? उस बुक का क्या नाम था? योग सूत्र, सांख्य सूत्र, सांख्य करिका या न्याय सूत्र? तो कौन सी बुक लिखी थी ईश्वर कृष्ण ने? सांख्य करिका। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन है, मतलब जो सांख्य सूत्र था जो कपिल मुनि के द्वारा लिखा गया था उसी को उन्होंने इंटरप्रेट अपने तरीके से करके क्या लिखा? सांख्य करिका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्य फिलॉसफी एक्सेप्ट्स हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ वैलिड नॉलेज? कितने सोर्सेज मानती है वैलिड नॉलेज के सांख्य फिलॉसफी? 1, 2, 3 और 4। तो 3 सोर्सेज हैं। कौन कौन से? परसेप्शन, इन्फेरेंस और वर्बल टेस्टिमनी। 3 वैलिड सोर्स माने गए हैं सांख्य फिलॉसफी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सांख्य कॉजेशन थ्योरी? यानी कि इनमें से कौन सा सांख्य की जो कॉजेशन थ्योरी है उसका एक कंपोनेंट नहीं है? प्रकृति, पुरुष, कर्मा या गुणास? तो देखिए प्रकृति की भी बात की गई है, पुरुष की भी बात की गई है, गुणास की भी बात की गई, किसकी बात नहीं की गई? कर्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। हु इज द फाउंडर ऑफ योगा फिलॉसफी? कौन है? महर्षि पतंजलि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच योग सूत्र ऑफ पतंजलि डील्स विद द प्रोसेस ऑफ अचीविंग सुपर नेचुरल पावर्स? भाई जो योग सूत्र पतंजलि के द्वारा जो योग सूत्र लिखा गया है उसके 4 पार्ट्स हमने पढ़े थे, तो किस पार्ट में सुपर नेचुरल पावर्स को अचीव करने का प्रोसेस बताया गया है? समाधि पद, साधना पद, विभूति पद और कैवल्य पद। तो किसमें बताया गया है? विभूति पद में। ये मैंने आपको अभी जस्ट करवाया है, ठीक है, बार बार रिपीट नहीं करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लिम्स? लिम्स का मतलब अष्टांग
ऑफ योगा आर मेंशन्ड इन पतंजलि योग सूत्र। भाई योग पतंजलि के योग सूत्र में मतलब जो अष्टांग कितने लिम्स की बात की गई, लिम्स का मतलब अष्टांग, अष्टांग का मतलब 8 की बात की गई, पता ही चल रहा है, ठीक है। किसकी बात की गई? 8 अष्टांग, 8 फोल्ड बात की हमने बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारणा इन अष्टांग योग रिफर्स टू। देखिए अष्टांग योग में हमने 8 योग की बात की थी, ठीक है, यम, नियम, ध्यान, धारणा। तो जो धारणा है वो उसका मतलब पूछा गया, कंट्रोल ऑफ ब्रीथ, डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड, कंसंट्रेशन ऑन अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, फिजिकल एक्सरसाइजेस। तो धारणा का मतलब किसी चीज पर कंसंट्रेट करना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लेशा कॉज ऑफ सफरिंग इन योगा फिलॉसफी, यानी कि इनमें से कौन सा क्लेश नहीं है, ठीक है। 5 तरह के क्लेश की हमने बात की थी, तो आपको लर्न होगा तभी आपको पता होगा। अविद्या, अस्मिता, गुना या रागा, तो कौन सा नहीं है? गुनाज की बात नहीं की गई, ठीक है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ठीक है, ये 5 हमने पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लिम ऑफ अष्टांग योग फोकसेज ऑन इथिकल डिसिप्लिन एंड सेल्फ रेस्ट्रेंट, यानी कि जो अष्टांग योग में हमने 8 योग की बात की थी, 8 पार्ट्स हमने पढ़े थे, 8 फोल्ड पाथ हमने पढ़े थे, तो किस में जो है इथिकल डिसिप्लिन और सेल्फ रेस्ट्रेंट की बात की गई है? यम, प्राणायाम, आसन या धारणा। तो आपको पता होना चाहिए कि यम में हमने क्या पढ़ा था, नियम में क्या था, प्राणायाम में क्या था, आसन में क्या था, तो किस में पढ़ा था हमने? यम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अष्टांग योग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्राणायाम, यानी कि अष्टांग योग में इन में से कौन सा प्राणायाम का टाइप नहीं है? तो 3 टाइप हमने पढ़े थे, कौन कौन से? पूरक, कुंभक, रेचक। समाधि नहीं होगा, ठीक है, कौन सा नहीं होगा? समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following kleshas in yoga philosophy refers to fear of death and attachment to life, यानी कि जो योगा फिलॉसफी में हमने 5 प्रकार के दुखों की बात की थी, तो उनमें से कौन से दुख में बताया गया है जो फियर ऑफ डेथ, मतलब जिसमें व्यक्ति को डेथ का डर रहेगा और अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा मोह है, तो कौन सा था वो? अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश या राग। तो अभिनिवेश में हमने ये पढ़ा था कि इसमें व्यक्ति को अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा मोह होता है, उसको हमेशा मौत का डर बना रहता है कि कहीं मैं मर तो ना जाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फाइनल गोल ऑफ योग अकॉर्डिंग टू पतंजलि? क्या है फाइनल गोल पतंजलि के अकॉर्डिंग? फिजिकल फिटनेस, स्पिरिचुअल लिबरेशन, कंट्रोल ओवर सेंसेस, अटेनमेंट ऑफ सुपर नेचुरल पावर्स। तो क्या है फाइनल गोल? क्या है? स्पिरिचुअल लिबरेशन, कैवल्य को प्राप्त करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पद यानी कि सेक्शन ऑफ पतंजलि योग सूत्र इज समाधि एक्सप्लेन, यानी कि पतंजलि का जो योग सूत्र है उसके 4 पार्ट हैं, तो कौन से पार्ट में समाधि को एक्सप्लेन किया गया है, कौन से पद में, ठीक है। समाधि पद, साधना पद, विभूति पद, कैवल्य पद। तो इनके नाम से ही आपको पता चल रहा है समाधि वाले पद में ही किया गया है, ठीक है। साधना वाले पद में साधना की बात की गई है, विभूति, कैवल्य वाले पद में लिबरेशन की बात की गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने सांख्य और योगा फिलॉसफी को बिल्कुल डिटेल में समझा। मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपका यहाँ से छूट पाएगा। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम मीमांसा यानी कि पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा को हम वेदांत भी कहते हैं, तो इन दोनों तरह की फिलॉसफीज के बारे में जानेंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है और फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों के लिए क्वालिटेटिव कंटेंट लाने की कोशिश करती हूँ।